मौसम में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। अप्रैल का आगाज जहां गर्मी से होता है तो वहीं धूल भरी आंधी ने मौसम को बदल दिया। दिल्ली एनसीआर में सुबह के वक्त तेज हवाएं चली, धूल से सब कुछ धुंधला नजर आ रहा था। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले वक्त में यूपी में भीषण गर्मी का अनुमान जताया है। धूल भरी आंधी, मौसम की चाल बदली। अप्रैल में आंधी, सड़क पर अंधेरा। दिल्ली एनसीआर में येलो अलर्ट जारी। राजधानी दिल्ली में जैसे ही लोगों की नींद खुली, मौसम के तेवर बदले बदले नजर आए। तेज हवा और धूल भरी आंधी से बाहर अंधेरा छाने लगा। देखते ही देखते दिल्ली में धूल ने सब कुछ ढक लिया। इंडिया गेट और आसपास की ये सुबह की तस्वीरें देखिए, जहां सब कुछ अंधाधुंध दिखा। नोएडा, गाजियाबाद समेत कई इलाकों में बादल छाए रहे। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से अप्रैल महीने की शुरुआत इस बार बदलते मौसम के साथ हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक हल्की बारिश की संभावना है। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद जैसे इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 4 अप्रैल को भी दिल्ली में हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। मैं अगर आपको दूर तक दिखाऊं तो थोड़ी सी धुंध भी देखने को मिल रही है। सुबह भी धूल भरी आंधी की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई थी। अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा और अगर अधिकतम तापमान की बात करें तो 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा। कल के लिए भी जो है आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है, यानी आज और कल बारिश की आशंका बताई गई है और इसी तरीके से जो है वो राहत भी मिल सकती है। गाजियाबाद में सुबह मौसम बदला हुआ था। सुबह से ही तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चली। हवा चलने से तापमान थोड़ा नीचे जरूर आ गया। गुरुवार को जहां पारा 36 डिग्री को पार कर चुका था, तो वहीं मौसम बदलने से 32 डिग्री पार पहुंच गया। वहीं अगर बात करें 6 अप्रैल को मौसम काफी साफ रहेगा। एक बार फिर 7 और 8 अप्रैल को बूंदाबांदी के आसार नजर आएंगे। तो जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, उसके चलते मौसम में ऐसा प्रभाव देखा जा रहा है। इटावा में सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे, जिससे तेज हवा चलने के साथ साथ कहीं कहीं पर बूंदाबांदी भी हुई। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के पुणे की, जहां तेज हवा और भारी बारिश से 80 से ज्यादा पेड़ गिर गए। पेड़ की चपेट में आने से एक महिला की जान चली गई। पेड़ों के अलावा कई जगह खंबे और होर्डिंग भी धराशायी हो गए। बारिश का सीधा असर ट्रैफिक पर पड़ा। जगह जगह पानी भरने से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा। अप्रैल जब आता है तो भीषण गर्मी लेकर आता है। बदलते मौसम को छोड़ दें तो आने वाले दिनों में इस बार भी भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में गर्मी अपने तेवर दिखाने को तैयार है। मौसम विभाग ने अप्रैल से जून तक के लिए अलर्ट जारी किया है। अनुमान है कि इस बार तापमान सामान्य से ज्यादा रहेगा और हीट वेव भी लोगों की परीक्षा लेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुकाबले पूर्वांचल में गर्मी ज्यादा रहने का अनुमान है। अप्रैल में बारिश की भी संभावना है, लेकिन गर्मी का असर कम नहीं होगा। मौसम का मिजाज इस बार मिला जुला रहने वाला है। एक तरफ जहां अप्रैल के शुरुआती सप्ताह में बारिश और तेज हवाएं कुछ राहत दे सकती हैं, वहीं दूसरी तरफ जून आते आते भीषण गर्मी और लू लोगों को परेशान करने वाली है। कुछ जिलों में ओलावृष्टि की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ओलावृष्टि की भी संभावना बन रही है। वहीं आगे 5 तारीख को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सेंट्रल पार्ट और पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ हल्की बारिश, हल्की से मध्यम बारिश, लेकिन हवाओं का इंटेंसिटी तेज हो सकता है और बीच में कुछ जगह ओलावृष्टि की भी संभावना हो सकती है। फिलहाल संकेत यही है कि इस बार भीषण गर्मी और कमजोर मानसून देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। मेरठ में दुल्हन बारात का इंतजार कर रही थी, लेकिन दूल्हा बारात ही नहीं लाया। वो और उसका परिवार शादी से पहले ही फरार हो चुका था। दुल्हन करती रही इंतजार, दूल्हा नहीं लाया बारात, दूल्हा परिवार के साथ फरार। मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के श्याम नगर की यह घटना, जहां दुल्हन के घर में रात के वक्त रोशनी थी, मेहमानों की भीड़ थी, दुल्हन पूरी तरह से सज चुकी थी। बस इंतजार था तो दूल्हे और उसकी बारात का।
वक्त बीतता गया लेकिन तय वक्त से काफी देर तक बारात नहीं पहुंची। दुल्हन पक्ष टेंशन में आ गया। दूल्हे पक्ष को फोन किया गया लेकिन फोन स्विच ऑफ आया। इसी बीच एक ऐसी खबर आई जिसने दुल्हन और उसके परिजनों के होश उड़ा दिए। दिल्ली गेट इलाके में रहने वाला दूल्हा आरिफ अपने पूरे परिवार के साथ घर में ताला लगाकर फरार हो चुका था। खुशियों का माहौल पल भर में गम में बदलने वाला था। दुल्हन जिसने शादी के सपने संजोए थे उन पर पानी फिर चुका था। घर में मौजूद रिश्तेदारों और मेहमानों में अफरा तफरी मच गई। दुल्हन पक्ष के लोग तुरंत दिल्ली गेट के दूल्हे के घर पहुंचे लेकिन वहां दूल्हे के घर पर ताला लटका था। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। आखिर ऐसी बात क्या हो गई जिससे पूरा परिवार अचानक गायब हो गया? कोई भी इसका जवाब नहीं दे पाया। बताया जा रहा है कि रिश्ता करीब 6 महीने पहले तय हुआ था। शादी की सारी तैयारियां थी लेकिन ऐन मौके पर रिश्ता टूटने से परिवार पर गहरा सदमा लगा है। सवाल ये कि दूल्हे का परिवार क्यों फरार हुआ? दुल्हन पक्ष ने लिसाड़ी गेट थाने में तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मेरठ से निखिल अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर फिर चर्चा में है। फरवरी के महीने में उसने अपने छठे बच्चे को जन्म दिया था। अब उसका नामकरण हो गया है। सीमा ने अपने बच्चे का नाम भारत रखा है। सीमा हैदर के घर पर जोरदार जश्न। जागरण और बेटे का नामकरण। बेटे का नाम रखा भारत। ढोल नगाड़े बजे, भजन गूंजे और जश्न मना। डीजे की धुन पर मोहल्ले की महिलाएं नाचती गाती नजर आईं। सीमा हैदर कलश सिर पर रखकर मोहल्ले के बीच से गुजरी। फरवरी के महीने में सीमा छठी बार मां बनी थी। बेटे के नामकरण का जश्न अब मनाया गया। नामकरण हुआ तो बेटे का नाम रखा गया भारत। नामकरण संस्कार से पहले जागरण करवाया गया और उसके बाद हुआ कुआं पूजन। इस खास मौके पर सीमा हैदर जहां सजी संवरी थी तो वहीं घर में उत्सव जैसा माहौल था। सीमा और सचिन मीणा के लिए ये बहुत बड़ा मौका था। इस खास मौके पर सीमा ने अपने वकील AP सिंह को भी बुलाया था, जिन्हें सीमा भाई मानती है। सीमा के मुताबिक नामकरण के दौरान पंडित ने बताया कि बच्चे का नाम भ अक्षर से आया है, इसी वजह से बच्चे का नाम भारत रखा गया। कुआं पूजन एक हिंदू पारंपरिक अनुष्ठान है। कुएं या जल स्रोत के पास जाकर पूजा की जाती है। ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में रहने वाली सीमा हैदर जो आई तो थी पाकिस्तान से, लेकिन अब पूरी तरह भारतीय रंग में रंग गई है। सीमा हैदर साल 2023 में अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत पहुंची थी। पबजी गेम के जरिए सचिन मीणा से पहचान हुई और बाद में दोनों भारत में पति पत्नी की तरह रहने लगे। सीमा के पहले पति से 4 बच्चे हैं, जबकि सचिन से मिलने के बाद उनके 2 बच्चे हुए। सीमा हैदर ने भारतीय नागरिकता के लिए भी आवेदन किया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान से भारत में अवैध प्रवेश के चलते अभी भी कानूनी जांच के दायरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। लखनऊ में यूपी ATS ने बड़ी साजिश का खुलासा किया। पाकिस्तानी हैंडलर के इशारे पर भारत में दहशत फैलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया। गिरोह सोशल मीडिया के जरिए पाक में बैठे लोगों से संपर्क में रहकर प्रतिष्ठित संस्थान, रेलवे सिग्नल बॉक्स, वाहनों को निशाना बनाने की योजना बना रहा था। मेरठ का साकिब उर्फ डेविल गिरोह का सरगना बताया जा रहा है, जो साथियों के साथ रेकी कर जानकारी पाकिस्तान भेजता था और QR कोड के जरिए पैसे लेता था। ATS ने कार्रवाई करते हुए सरगना समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हमारे सहयोगी ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। जी ऋषभ मणि, क्या जानकारी मिली है और कब से ये लोग इस तरह की तस्वीरें और जानकारियां भेज रहे थे? देखिए, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सोशल मीडिया के जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, इंस्टाग्राम है, सिग्नल है, इसके जरिए ये सब लोग पाकिस्तानी हैंडलर से जुड़े हुए थे। मेरठ के परीक्षितगढ़ का रहने वाला साकिब उर्फ डेविल है, जो वहाँ पे नाई का काम करता है, और उसी के गाँव का एक लड़का अरबाब है। पहले ये दोनों संपर्क में आए थे, फिर सोशल मीडिया के जरिए इन लोगों ने 2 लड़के नोएडा के जोड़े हैं, विकास गहलोत उर्फ रोनेक और रोकेश उर्फ पपला पंडित। इन लोगों को पैसे का लालच दिया गया है और
पैसे की लालच में इन लोगों ने तमाम प्रतिष्ठित लोगों की, उनके वाहनों की रेकी की है। रेलवे के सिग्नल बॉक्स की इन लोगों ने लोकेशन भेजी पाकिस्तान के हैंडलर्स को, जो सिलेंडर से भरे हुए ट्रक होते हैं उनकी इन लोगों ने रेकी की है। इन लोगों का मकसद यही था कि अपने पाकिस्तानी हैंडलर के इशारे पर इन जगहों पर आगजनी की जाए, वहां पर कुछ ब्लास्ट किया जाए, ताकि देश में दहशत का, भय का माहौल बने। और इसकी तैयारी की थी इन लोगों ने। अलीगढ़, लखनऊ, नोएडा, दिल्ली कई जगह पर रेकी भी की थी। और इनकी टीम लखनऊ पहुंची थी, वहां रेलवे स्टेशन के पास एक वारदात को अंजाम देने की इन लोगों ने पूरी तैयारी कर ली थी। इनके पास ज्वलनशील पदार्थ से भरा हुआ एक केन भी था, लेकिन एटीएस को इसकी जानकारी मिल गई थी, लिहाजा एटीएस ने ट्रैप करके इन चारों को गिरफ्तार कर लिया है। वो केन भी बरामद हो गया जिसके अंदर ज्वलनशील पदार्थ था। अब इन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। एटीएस के अफसरों का कहना है कि जल्द ही इन सबको कस्टडी रिमांड में लिया जाएगा और इनके गिरोह से जो जुड़े हुए अन्य लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। कुछ मनी ट्रेल भी एटीएस को मिली है। एटीएस का कहना है कि क्यूआर कोड के जरिए इस गिरोह को पाकिस्तानी हैंडलर ने कई मरतबा रकम भी भेजी है रेकी करने के लिए, और अगर ये बड़ी वारदात को अंजाम देते तो इन लोगों को बड़ी रकम देने का आश्वासन भी दिया गया था। आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया। चित्रकूट के घर में कभी नमाज पढ़ी जाती थी, लेकिन अब उस घर में हो रही है हनुमान चालीसा। एक परिवार के 3 लोग पीढ़ियों से मुस्लिम बनकर रह रहे थे, लेकिन अब तीसरी पीढ़ी के युवक ने मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म को अपना लिया है। नमाज से हनुमान चालीसा तक, सनातन पर विश्वास, घर में गूंजा जय हनुमान। तीन पीढ़ियों बाद घर वापसी। घर में विशेष पूजा अर्चना हो रही है, हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। लेकिन कुछ वक्त पहले तक ऐसा नहीं था। घर में नमाज पढ़ी जाती थी, लेकिन अब घर के एक सदस्य ने सनातन धर्म में वापसी कर ली है। मामला चित्रकूट के पहाड़ी थाना क्षेत्र के दरसिंडा गांव का है, जहां रहने वाले मनेंद्र सिंह ने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वैदिक रीति रिवाज से हिंदू धर्म में वापसी की है। इस दौरान साधु संत और कई हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। हवन पूजन के बाद पूरा परिवार सनातन धर्म में लौटा। बताया जा रहा है कि मनेंद्र के दादा ने मुस्लिम धर्म अपनाया था, जिसके बाद परिवार की 2 पीढ़ियां मुस्लिम परंपराओं का पालन करती रहीं। लेकिन मनेंद्र का कहना है कि वो शुरू से ही सनातन धर्म को मानता था और उसने कभी नमाज अदा नहीं की। मनेंद्र ने मुस्लिम समाज की शबनम से शादी की थी, जो अब धर्म परिवर्तन के बाद सपना बन चुकी है। क्या खूबी आपने देखी सनातन धर्म की? बहुत अच्छी खूबियां हैं इसमें, और मुझे भी अच्छा लगा इनके साथ में रहते रहते। और मेरे खुशी की वजह से मैं बोली मुझे अपनी तरफ ले लो, बस हो गया। खास बात यह है कि मनेंद्र ने अपने बच्चों के नाम पहले से ही हिंदू परंपरा के अनुसार रखे थे। हनुमान जयंती पर घर वापसी के बाद पूरे परिवार ने हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान जन्मोत्सव मनाया। इस दौरान गांव में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। मनेंद्र के दादा शहजाद सिंह ने मुस्लिम महिला से शादी करने के बाद मुस्लिम धर्म अपना लिया था। इसके बाद परिवार के ज्यादातर लोग मुस्लिम धर्म अपनाते चले आ रहे थे। मनेंद्र के पिता भी मुस्लिम धर्म का अनुसरण कर रहे थे। उनके 5 बेटे भी मुस्लिम धर्म अपनाकर रह रहे थे। लेकिन मनेंद्र बचपन से ही सनातन प्रेमी था। वो सनातन धर्म में वापसी करना चाहता था। मनेंद्र का यह भी कहना है कि उसके दूसरे रिश्तेदार हिंदू धर्म का पालन करते हैं, जिससे उसकी हिंदू धर्म में वापसी की ख्वाहिश थी। वो पहले भी अपनी इच्छा परिवार को बता चुका था, लेकिन इसके लिए उसने हनुमान जयंती का अवसर चुना। चित्रकूट से अखिलेश सोनकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। अब समंदर में हिंदुस्तान की ताकत और बढ़ गई है। आईएनएस आर्यदमन और आईएनएस तारागिरी नौसेना में शामिल हो गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोनों को देश को समर्पित किया।
समंदर में बड़ी भारत की ताकत, नौसेना में शामिल हुई परमाणु पनडुब्बी, दुश्मन का दिल दहलाएगा तारागिरी। भारतीय नौसेना की शक्ति में और इजाफा हो गया है। नौसेना को समंदर के मजबूत प्रहरी आईएनएस अरिदमन और आईएनएस तारागिरी मिल गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में इन दोनों धुरंधरों को नेवी को सौंप दिया है। आईएनएस अरिदमन भारत की तीसरी स्वदेशी न्यूक्लियर सबमरीन है। यह एडवांस न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है जो भारत की अब तक सबसे ताकतवर मानी जा रही है। इसमें इस्तेमाल किया गया 75% सामान भारत में ही बना है। आईएनएस अरिदमन में लंबी दूरी की मिसाइलें लगाई गई हैं जो दुश्मन को ज्यादा दूर से निशाना बना सकेंगी। 7000 टन वजनी ये पनडुब्बी 8 वर्टिकल लॉन्च ट्यूबों के साथ 3500 किलोमीटर रेंज वाली K4 मिसाइलों से लैस है। ये समुद्र के नीचे से परमाणु हमला कर सकती है। भारत का तो हमेशा से ही समुद्र के साथ अनोखा संबंध रहा है और समय के साथ समुद्र से हमारा रिश्ता और भी मजबूत होता गया। एक समय था जब समुद्र हमारे लिए व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का माध्यम था, लेकिन आज यह हमारे लिए सिक्योरिटी, सॉवरेंटी और स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ का यह आधार बन चुका है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी एडवांस्ड स्टेल्थ फ्रिगेट तारागिरी को भी कमीशन कर दिया है। वॉरशिप में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है। इसके अलावा ये 76 mm गन, 30 mm और 12.7 mm क्लोज इन वेपन सिस्टम के साथ एंटी सबमरीन रॉकेट है और जो टॉर्पीडो से भी लैस है। तारागिरी उसी के नाम से पुराने युद्धपोत का एडवांस्ड वर्जन है जिसमें 1980 से 2013 तक नौसेना में सेवा दी थी। नई तारागिरी हाईटेक स्टील्थ तकनीक, बेहतर मारक क्षमता, अत्याधुनिक ऑटोमेशन से लैस है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।